हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें आपकी इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 पीपल एज रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे। तो आपका चैप्टर होगा पीपल एज रिसोर्सेज। इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि हमारा कंट्री जो कि जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 2 है। आज हमारे कंट्री की पॉपुलेशन है 135 करोड़, 135 करोड़ लोग हैं हमारी इसमें पॉपुलेशन में। आज हमारे कंट्री की टोटल पॉपुलेशन इतनी है। तो हमारी जो पॉपुलेशन है उसको हमारी कंट्री में जब भी हम सुनते हैं तो ये सुना जाता है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, किस तरह से इस पर कंट्रोल किया जाए। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आपको ऐसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि जो पॉपुलेशन है हमारी 135 करोड़ लोग जो हैं वो लाइबिलिटी नहीं है हमारी। वो क्या नहीं है? लाइबिलिटी नहीं है। लाइबिलिटी की जगह वो क्या है? एसेट। वो क्या है? हमारी संपत्ति। वो हम पे उत्तरदायित्व नहीं है बल्कि क्या है? हमारी संपत्ति। कैसे? पीपल्स जो है या पॉपुलेशन जो है उसको हम तब्दील कर सकते हैं ह्यूमन कैपिटल में। किसमें? ह्यूमन कैपिटल में। अब ये क्या नया कंसेप्ट है? आपने प्रीवियस क्लास में भी सीखा था, 8th क्लास में जब हम डिस्कस कर रहे थे तब भी आपको थोड़ा सा बताया गया था ह्यूमन कैपिटल के बारे में। अभी यहाँ डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल का कंसेप्ट ये है कि जब इस 135 करोड़ पॉपुलेशन को, हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहे हैं, बाकी हर कंट्री पे यही बात लागू होती है कि जिस कंट्री में ज्यादा पॉपुलेशन है उसको 3 चीजें, मेजरली 2 ही चीज है, हेल्थ और एजुकेशन। हेल्थ और एजुकेशन। इसके अलावा तीसरी चीज आप इसमें जोड़ सकते हैं, ट्रेनिंग। तीसरी चीज क्या जोड़ सकते हैं इसमें? ट्रेनिंग। यानी 135 करोड़ लोगों को यदि अच्छी हेल्थ फैसिलिटी दी जाए, अच्छी एजुकेशन दी जाए, अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, वोकेशनल जो ट्रेनिंग होती है, अलग अलग प्रोफेशंस जो होते हैं उनसे रिलेटेड ट्रेनिंग उनको दी जाए, एजुकेशन अच्छी दी जाए, तो ये जो 135 करोड़ जो लोग हैं जिनको हम लाइबिलिटी बोलते हैं, इनको एसेट में तब्दील किया जा सकता है। और इस पॉपुलेशन को यदि तीनों चीज देकर कैपेबल बनाएंगे, उनको एसेट में तब्दील करेंगे, उसी को बोला जाएगा ह्यूमन कैपिटल। कैपिटल से आपको समझ में आ रहा होगा, हमने प्रीवियस चैप्टर में सीखा था कि प्रोडक्शन के लिए कुछ कैपिटल की जरूरत पड़ती है, जिसमें हमने फिजिकल कैपिटल और लैंड कैपिटल वगैरह ये सीखा था। फिजिकल कैपिटल में हमने सीखा था फिक्स्ड और आपका रॉ मटेरियल। तो उसी तरह उससे भी बढ़कर ह्यूमन कैपिटल है यदि ये सब चीजें इनको दिया जाए। अब पीपल जो रिसोर्सेज है, मैंने टाइटल आपका बताया इसका, पीपल एज रिसोर्सेज। तो इसको रिसोर्सेज कब बोला जाएगा या किससे बोला जाएगा? वर्किंग पॉपुलेशंस। किससे बोला जाता है? वर्किंग पॉपुलेशन, या आप ये बोलो वर्किंग पीपल। वर्किंग पीपल से मुझे याद आया, आपको वर्किंग पॉपुलेशन का कंसेप्ट मैंने पिछले उसमें बताया था कि 16 से 64 साल की एज ग्रुप के लोग वर्किंग पॉपुलेशन में आते हैं। 16 से कम नहीं और 64 से ज्यादा नहीं। इसके बीच के जो लोग हैं, इस एज ग्रुप के बीच के जो लोग हैं, वो वर्किंग पॉपुलेशन होते हैं। और इनको यदि अच्छी हेल्थ, एजुकेशन, ट्रेनिंग वगैरह दी जाए तो ये क्या हो सकते हैं? हमारे लिए एसेट हो सकते हैं। यदि इनको प्रोडक्टिव स्किल दी जाए। क्या दी जाए इनको? प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव स्किल क्या होती है? प्रोडक्टिव स्किल और एबिलिटी एंड एबिलिटी,
ये क्या होती है? प्रोडक्टिव स्किल का मतलब ये हो गया कि इन जो लोग हैं, इस एज ग्रुप के बीच के जो लोग हैं, उनको आप ये चीजें दें ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, अपनी स्किल को क्या कर सके, बढ़ा सके, और इससे क्या होगी? ग्रोथ होगी, किसी भी देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो ये चीजें इसमें क्या होती हैं? बेसिक चीज होती है। मीन्स ये प्रोडक्टिव स्किल इनकी बढ़ेगी, एबिलिटी बढ़ेगी, इसका मतलब ये ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, और ज्यादा प्रोडक्शन यदि करेंगे तो इससे क्या बढ़ेगा? किसी भी देश की जीडीपी बढ़ेगी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी बढ़ेगा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी क्या होता है? किसी भी देश के लोगों के द्वारा एक निश्चित वर्ष में, दिए गए पर्टिकुलर वर्ष में जितनी गुड्स और सर्विसेज, यानी जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज है उनको जो प्रोड्यूस करते हैं उसको ग्रोस और डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। इससे किसी भी देश की इकोनॉमी की साइज मापी जाती है। मतलब जितनी ज्यादा जीडीपी होगी, यानी जितने लोग ज्यादा जनरेट करेंगे क्या, प्रोडक्शन या फाइनल गुड्स और सर्विसेज, उतनी बड़ी इकोनॉमी होगी, उतना ही समृद्ध देश होगा। तो ये सब चीजें देने से किसी भी देश की समृद्धता को हम क्या कर सकते हैं? इंश्योर कर सकते हैं। देखो, तो अब इससे क्या आपको समझ में आया कि जो पीपल को यदि आप रिसोर्सेज की तरह देखेंगे तो ये हो गया पॉजिटिव साइड, ये पॉजिटिव एंगल हो गया। वहीं आप यदि जो पीपल है या जो पॉपुलेशन है उनको ये समझेंगे कि इनको भाई फूड देने की समस्या है, इनको एजुकेशन देने की हमारे पास समस्या है, इनको हेल्थ फैसिलिटी, इसके अलावा और असेंशियल सर्विसेज जो है, वाटर की फैसिलिटी, ये सब देना यदि जिम्मेदारी समझी जाएगी तो ये हो गया आपका नेगेटिव एस्पेक्ट। अब आपको क्लियर हो रहा होगा पॉजिटिव चीज कब होगी? जब हम उनको रिसोर्सेज समझेंगे, और नेगेटिव चीज कब होगी? जब हम उनको लाइबिलिटीज समझेंगे। तो जब विभिन्न देशों की सरकारें इस प्रॉब्लम को सामने रखती हैं कि इतनी पॉपुलेशन को फूड देना है, ये सारी फैसिलिटी देनी है, इसका मतलब हो गया ये हमारे लिए समस्या, और ये होगी पॉजिटिव चीज। अब एक नया कंसेप्ट है। नया कंसेप्ट क्या है? इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ह्यूमन कैपिटल वगैरह आपको समझ में आ गया। अब एक नया चीज है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये क्या बला है? कुछ बला नहीं है, बहुत आसान है। आसान वे में मैं आपको बताता हूं कि विभिन्न सरकारें प्रयास कर कर लोगों को लाइबिलिटी से एसेट में बदलती हैं। उसके लिए अच्छी हेल्थ और एजुकेशन और ट्रेनिंग फैसिलिटी दे दी। अच्छा जी, हमने हेल्थ और फैसिलिटी देकर डॉक्टर बना दिया किसी आदमी को, टीचर बना दिया, टीचर बन गया वो, इंजीनियर बन गया, टेलर बन गया, सारी सर्विसेज जो है वो बन गया। अब क्या होगा? ये लोग जो है ना, जो सोसाइटी में योगदान देंगे, सोसाइटी में जो इनका कंट्रीब्यूशन होगा, और इस कंट्रीब्यूशन से और भी लोग इन्हीं की तरह बनेंगे। समझ में आया आपको कि ये रिसोर्सेज जो है, पीपल्स जो रिसोर्सेज है, वो दूसरे लोगों को भी ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड करके अपनी टेक्नोलॉजी या अपनी एजुकेशन फील्ड का इस्तेमाल करके और भी लोगों को क्या बना रहे हैं? ह्यूमन कैपिटल। इसी को बोला जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बहुत आसान है, शब्दों में इसका अर्थ छुपा हुआ है। जब ये लोग और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे तो इससे होगा क्या? प्रोडक्टिविटी में और भी एडिशन होगा। प्रोडक्टिविटी में क्या होगा? और एडिशन होगा। तो किसी भी देश में क्या होगी? ज्यादा समृद्धता आएगी। आपको ये याद रखना है। सेम वैसे ही जैसे हमने पिछला चैप्टर डिस्कस किया था कि प्रोडक्शन में फिजिकल कैपिटल जितनी ज्यादा होगी उतना ही प्रोडक्शन बढ़ता था। जितनी ज्यादा लैंड होगी, जितने ज्यादा रिसोर्सेज, मशीन, टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल होगा, उतना ही प्रोडक्शन ज्यादा होता था। सेम चीज है कि जितने ये लोग ज्यादा होंगे उतना ही कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होगी और प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, जीडीपी ज्यादा बढ़ेगी और हम वेल बीइंग या वेलनेस जो है वो अच्छे से इंश्योर करने में क्या हो सकते हैं?
अपनी उसमें सक्सेस हो सकते हैं। इसका इम्पोर्टेंस हम कैसे समझ सकते हैं? देखो, किसी भी सोसाइटी में यदि हायर एजुकेटेड और हायर ट्रेंड लोग होंगे तो वो उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए ज्यादा अर्निंग करेंगे। ये सर्वविदित चीज है, इसमें कुछ नई बात मैंने नहीं बोली कि यदि किसी सोसाइटी में ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, ज्यादा ट्रेंड है, बेटर ट्रेंड जो पर्सन है, वो ज्यादा क्या करेंगे, प्रोडक्टिविटी ज्यादा करेंगे एज कंपेयर टू जो कम पढ़े लिखे और कम हेल्थियर जो लोग हैं उनसे। तो ये सीधी सी बात है जो मैंने आपको बताई। इसका एग्जाम्पल देखो, हम इसको कैसे समझ सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है, आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था? ग्रीन रिवॉल्यूशन एक तरह से क्या था, लोगों को एजुकेट किया गया किस बारे में? जो नई नई मशीन आई थी, न्यू टेक्नोलॉजीज, उनके बारे में लोगों को अवेयर किया गया, एजुकेशन दी गई किसके बारे में, कि इनको कैसे इस्तेमाल करना है। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि हमारे देश की जो प्रोडक्टिविटी है किस क्षेत्र में, फूड में, वो बहुत ज्यादा हो गई, ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई बस उसमें, एकदम से एक्सपोनेंशियल उसमें वो क्या मिला, डेवलपमेंट मिला। तो ये एग्जाम्पल है इसका। वैसे ही हम ले सकते हैं हमारी सोसाइटी का, आईटी का सेक्टर, हमारे इंडियन सोसाइटी का। उससे पहले मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया उससे पहले हम फूड के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट होते थे। धीरे धीरे ग्रीन रेवोल्यूशन ने ये डिपेंडेंसी खत्म कर दी और हम इंडिपेंडेंट हो गए। किस रूप में? फूड के लिए। यानी हमें खाद्यान्न जो फसलें होती थी, बेसिकली गेहूं चावल, इनके लिए दूसरे देशों पर हमें निर्भर नहीं रहना पड़ता था। हम खुद ही इतना उगा लेते थे कि हमारी जनता का आराम से हम पेट भर सकें, प्लस में कुछ जो ज्यादा बचेगा, एक्सेस होगा, उसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो कैसे हम इंपोर्ट से एक्सपोर्ट की तरफ बढ़े। वैसे ही आईटी सेक्टर एक इसका जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि आईटी सेक्टर ने इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस किया। कैसे? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो सर्विसेज हैं वो इंडियंस देते हैं विदेशों में। तो हुआ कब ये, कैसे इंश्योर हुआ? इन लोगों को अच्छी हेल्थ दी गई, आईटी से रिलेटेड इनको एजुकेशन दी गई, तभी तो दे पा रहे। तो ये इनका एक एग्जांपल आपके पास हो गया। फिर घुमा फिराकर मैं आपको वही बात कहूंगा कि टोटल इस जो चैप्टर है इसका एसेंस तो आपको समझ में आ गया होगा। यही चीजें बार बार मैं इस पूरे चैप्टर में रिपीट करने वाला हूं। देखो, हमारी इंडियन सोसाइटी में अभी तक हुआ क्या है कि लोग जो है या पॉपुलेशन जो है उसको क्या समझा गया है? लायबिलिटी। क्या समझा गया उसको? लायबिलिटी। लेकिन इस लायबिलिटी को हम एसेट में बदल सकते हैं। वही बात जो मैंने शुरू में बोली थी। कैसे बदल सकते हैं आपको पता है? अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन, ट्रेनिंग। देखो, इनको समराइज कर लेते हैं। अच्छी हेल्थ मिले, अच्छी बात है भैया, अच्छी हेल्थ की प्रोविजन किया जाएगा। अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी उनको दी जाए, अच्छी बात हो गई। इसके अलावा ट्रेनिंग अच्छी दी जाए। ट्रेनिंग के अलावा ट्रेनिंग किनको? चाहे से तो वो इंडस्ट्री में काम करते हों, इंडस्ट्रियल वर्कर हों, या फिर एग्रीकल्चरल वर्कर हों, यानी एग्री सेक्टर में भी जो काम करते हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग दो, अच्छे खाद बीज के बारे में नॉलेज दो, तो वो क्या करेंगे? अच्छे से अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे। इसके अलावा इनको ट्रेनिंग देनी है किसके बारे में? यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जैसा कि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में किया था। सेम वो काम करते रहना है। और इसके अलावा यूजफुल साइंटिफिक
जो रिसर्च है वो भी समय समय पर किए जाए, रिसर्चेज भी समय समय पर किए जाए। देखो होता क्या है, अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जाहिर सी बात मान लो, एक सीधी सी बात मान लो कि ये एक खेत है, ये किसी एक आदमी के पास है, एक के पास, ये परिवार में सदस्य हैं 5, ठीक हो गया। अब ये इसमें काम करते हैं बारी बारी से, तो जितना ये इसमें लेबर देंगे, जितना इसमें श्रमदान करेंगे, उतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। लेकिन वहीं आप सोचो, यदि इस परिवार के 2 सदस्य बीमार पड़ गए, मतलब हेल्थ की फैसिलिटी बराबर एक्सेस नहीं कर पाए, तो क्या होगा? क्या प्रोडक्टिविटी उस हिसाब से बढ़ पाएगी? नहीं बढ़ पाएगी। इसीलिए हेल्थ, अच्छी हेल्थ हो, ये इंश्योर करना जरूरी है। वहीं एजुकेशन पे आइए, यदि इस किसान को अच्छे से पता है कि किस समय पर किस प्रकार का बीज बोना है, किस समय पानी देना है, किस समय फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है, तो प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी। तो ये हेल्थ और एजुकेशन और ट्रेनिंग का सारा मिला जुला असर इसमें होता है। अब मैं आपको एक साइकिल के बारे में बताऊंगा, विशियस साइकिल, कि किस प्रकार से एक साइकिल बनकर रह जाती है गरीबी की। उसके लिए एक एग्जांपल समझिए। आप अपनी क्लास से ले लीजिए कि 2 दोस्त हैं बराबर के, क्लास से नहीं, अब बाहर सोसाइटी से 2 आदमी लेते हैं, एक ए है, एक बी है। ये क्या करता है, इसकी मदर और फादर, जो मदर है वो घर का काम करती हैं इस ए लड़के की, और जो फादर है वो छोटा मोटा कहीं दुकान पे काम करते हैं। इससे होता क्या है कि इनके परिवार में इतनी अर्निंग हो जाती है जिससे इनका परिवार का काम गुजारा चल जाए। धीरे धीरे ये जो लड़का है ये पढ़ाई भी करता है, स्कूल इसको भेजते हैं इसके मदर फादर। अब जब मदर फादर इसको स्कूल भेजते हैं तो इसने हाई स्कूल पास की, सीनियर सेकेंडरी स्कूल पास की, उसके बाद में इसको इसके फादर ने कहीं से लोन लेके, जो एजुकेशनल लोन होता है वो लेके इसको कोई डिप्लोमा करवा देते हैं। डिप्लोमा एक काइंड ऑफ ट्रेनिंग हो गई कंप्यूटर में या आईटी में। इससे क्या हुआ, जब इसको डिप्लोमा मिल गया अपनी एजुकेशन के बाद में, तो इस डिप्लोमा की मदद से इसको किसी कंपनी में जॉब मिल गई। जॉब मिलने से हुआ क्या कि इसको कुछ पैसा मिलने लगा। पैसा मिलने से इसके परिवार की जो इनकम है उसमें थोड़ा सा योगदान हुआ, इसके परिवार की हालत अच्छी हुई। धीरे धीरे, क्योंकि इसने डिप्लोमा बहुत ईमानदारी से किया था, पढ़ने लिखने में भी अच्छा था, तो इसने जिस कंपनी में ज्वाइन किया उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया, उसमें अच्छी मेहनत करके उसको और भी अच्छे प्रोडक्ट उसके सामने रखे, जैसे कि उसने सॉफ्टवेयर बनाया। इससे इस कंपनी का मैनेजर ने खुश होकर इसको क्या दे देता है, प्रमोशन। प्रमोशन से इसको और अच्छी सैलरी मिलेगी और अच्छी स्थिति होगी। ये आपको हेल्थ और एजुकेशन दोनों चीजें मैं आपको बताया, क्योंकि अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, इसको हेल्थ की इतनी दिक्कत नहीं होती, बीमार नहीं होता ही न्यूट्रिशन यदि अच्छा मिलेगा तो। वहीं बी को आप देखेंगे, बी परिवार में क्या है, तो बेटा है, एक माँ है। इनका मेन काम है फिशिंग का। फिशिंग भी खुद नहीं करते, क्या करते हैं, जो जमींदार वगैरह होते हैं, बड़े लोग जो बड़े लेवल पे फिशिंग का काम करते हैं, उनसे ये फिश लेके आते हैं और बाजार में बेचकर अपना काम चलाते हैं। धीरे धीरे होता क्या है, इसकी जो मदर है वो बीमार रहने लग जाती है। बीमार रहने से दवाइयों के इतने पैसे नहीं है कि ये हेल्थ सर्विसेज को एक्सेस कर पाए। सेम कंडीशन जो बी लड़का है उसको भी कोई बीमारी हो जाती है जिसके लिए भाई उसको हॉस्पिटल जाना पड़े, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि इसमें प्रॉपर पैसा नहीं है तो नहीं जा पाएगा। इससे होगा क्या, इसकी बीमारी और बढ़ जाएगी, इसकी माँ की बीमारी भी बढ़ जाएगी और पूरी जिम्मेदारी किसके पास आ जाएगी, बी के पास, और ये पढ़ना लिखना सब छोड़कर इसी में लग जाएगा। अब आप देखो, एक गरीब आदमी को गरीब रहना उसका गरीबी ही कारण है। कैसे? यदि आदमी गरीब है तो उसका मेन कारण है कि वो गरीब है, गरीबी ही गरीबी का कारण है। कैसे? जैसे मानो ये आदमी है, ये कमा रहा है, इसके बच्चे हुए पर्याप्त नहीं कमा पाया, तो इनको भी अच्छी एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी नहीं दे पाएगी। तो फिर ये क्या करेंगे, परिवार की इनकम को बढ़ाने के लिए ये भी किसी उद्योग धंधे में समय से पहले लग जाएंगे, अपनी एजुकेशन पूरी नहीं करेंगे, फिर इनके बच्चे भी ऐसे ही होंगे। तो ये एक साइकिल सी चल पड़ती है जिसमें एक गरीब उलझ कर रह जाता है, यानी वो इस साइकिल से बाहर नहीं निकल पाता। इसको बोला जाता है विशियस साइकिल।
विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। अब इस विशियस साइकिल से निकलने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, आपके अनुसार क्या हो सकते हैं भी? इनको यदि विशियस साइकिल से निकालना है तो सबसे पहला काम, इनकी हेल्थ अच्छी हो। हेल्थ यदि आदमी की अच्छी होगी तभी तो वो एजुकेशन ले पाएगा या कोई काम धंधा कर पाएगा। हेल्थ ही खराब है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छी हेल्थ के लिए दो मेन फैक्टर है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बेहद जरूरी है, यानी शरीर को जो पोषक तत्वों की जरूरत है वो उसको समय समय पर मिलते रहने चाहिए। इसके अलावा हाइजीन, इधर लिख देता हूं, सॉरी, हाइजीन यानी स्वच्छता, सैनिटेशन, इसका भी प्रॉपर ध्यान रखना है। यदि एक आदमी को न्यूट्रिशन अच्छा मिल रहा है लेकिन हाइजीन का वो ध्यान नहीं रख सकता तो वो भी बीमार पड़ने का उसका ज्यादा चांसेस होता है। अब गरीब आदमी को यदि न्यूट्रिशन लेवल ठीक ठाक मिल जाता है, हाइजीन भी ठीक रख लेता है, तो ये जो विशियस साइकिल है बीमारी की या बीमारी की वजह से पॉवर्टी रह जाना, जैसा कि हमने इस केस में डिस्कस किया, वो सब चीजों से हम बच सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक ट्रेंड सा बताया। अब कुछ जनरल बातें हम करेंगे। देखो, जो एजुकेटेड फैमिली होते हैं, एजुकेटेड पेरेंट्स, उनको एजुकेशन के लेवल का पता होता है, एजुकेशन के इम्पोर्टेंस का पता होता है, तो वो ज़्यादा इच्छुक होते हैं किसमें, अपने बच्चों को क्वालिटी वाली एजुकेशन देने में। वो क्वालिटी एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। वहीं कम पढ़े लिखे लोग, अनएजुकेटेड लोग जो हैं, उनको सिर्फ काम होता है कि किसी तरह परिवार की जो इनकम है वो सस्टेन रहे और उनको किसी प्रकार से अपना जो डेली का खाने पीने का बंदोबस्त है वो हो जाए। तो ये मेंटल स्टैंडर्ड का थोड़ा सा फर्क इसमें होता है। तो इसमें करना क्या है, ज़्यादा फोकस देना है हेल्थ और एजुकेशन पे। हम एग्जांपल और देख लेते हैं। जापान एक कंट्री है। जापान ने क्या किया, जापान ने ज़्यादा फोकस किया हेल्थ और एजुकेशन पे, साथ उन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग पे भी उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया, ट्रेनिंग भी लोगों को करवाई। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, क्योंकि जापान में किसी प्रकार का कोई नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। नो नेचुरल रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन जापान, लेकिन फिर भी आज ये डेवलप्ड कंट्री है। कैसा है, डेवलप्ड। और हमारा कंट्री क्या है, जिसमें इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हमारे यहाँ आयरन मिल जाएगी आपको, माइका मिल जाएगा, गोल्ड भी मिल जाएगा, यूरेनियम, सारी चीज़ें हमारे यहाँ मिल जाती हैं, स्टील वगैरह सब हम यहाँ पैदा करते हैं। लेकिन फिर भी जापान हमसे बहुत आगे है और हम जापान के कंपेयर में बहुत पीछे हैं। कारण क्या है, उसने अपनी पॉपुलेशन को अच्छी हेल्थ दी, एजुकेशन दी। वर्ल्ड के जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ हेल्थ और एजुकेशन बिल्कुल फ्री होती हैं। जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो फ्री होती है, हेल्थ का एक्सेस भी वहाँ बिल्कुल फ्री होता है। तो किसी भी कंट्री को प्रगति के राह पर ले जाने के लिए ये दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। आज के वीडियो में हम इतना ही, बाकी इसके और जो फैक्टर है वो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।